Hello students, this is Meenakshi. Welcome to my channel Maths by Meenakshi. In this video I am teaching you chapter 5 Introduction to Euclid's Geometry, that is of class 9 NCERT Maths. तो यूक्लिड्स ज्योमेट्री, सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि यूक्लिड्स वर्ड क्या है और ज्योमेट्री वर्ड क्या है। यूक्लिड क्या है? ये ग्रीक मैथमेटिशियन, ये नेम है मैथमेटिशियन का, और ये फर्स्ट ग्रीक मैथमेटिशियन है। तो आपको एमसीक्यूज़ में भी आ जाता है कि यूक्लिड्स है कौन सी कंट्री से बिलोंग करता था। तो फर्स्ट ग्रीक मैथमेटिशियन यूक्लिड्स हो गया हमारे पास। और आगे है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का मतलब क्या है? देखो, ज्योमेट्री जो वर्ड है ये कहाँ से आया है? ग्रीक वर्ड, ये ग्रीक वर्ड है ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री दो पार्ट से मिला के बना है, जियो एंड मेट्री। जियो का मतलब होता है अर्थ एंड मेट्री का मतलब है मेज़रमेंट। अर्थ की मेज़रमेंट्स के लिए जो भी ये एक्सियम्स या पोस्टुलेट्स यूक्लिड्स ने दिए हैं, तो उसको कैसे प्रूव किया जाएगा। अर्थ की मेज़रमेंट के लिए ये जो हम एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स यूक्लिड्स ने दिए हैं वो अब हम पढ़ेंगे। क्या क्या है हमारे पास? एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स। एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स, एक्सियम्स क्या होते हैं और पोस्टुलेट्स क्या होते हैं, सबसे पहले हमें ये पता करना होगा। एक्सियम्स होते हैं कि जो मैथमेटिक्स की हर फील्ड में अप्लाई होते हैं, दैट आर एप्लीकेबल ऑन एवरी पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स। जो पोस्टुलेट्स हैं वो सिर्फ ज्योमेट्री के अंदर ही एप्लीकेबल होते हैं। एक्सियम्स एप्लीकेबल ऑन एवरी पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स एंड पोस्टुलेट्स क्या होते हैं? एप्लीकेबल ओनली ऑन ज्योमेट्री। तो ये ध्यान से हमें ये याद रखने होंगे कि एक्सियम क्या होते हैं, पोस्टुलेट्स क्या होते हैं। जो एक्सियम्स होते हैं ऑलरेडी ये प्रूव्ड होते हैं, और मैथ्स के किसी भी पार्ट में, किसी भी टाइप का मैथ है, ट्रिग्नोमेट्री है, पॉलिनोमियल्स, कोई भी चैप्टर आप करते हो तो उसमें ये एप्लीकेबल होते हैं। पोस्टुलेट्स सिर्फ ज्योमेट्री के अंदर ही एप्लीकेबल होते हैं, जैसे लाइन सेगमेंट्स हम ड्रॉ करते हैं, कंस्ट्रक्शंस करते हैं, उसके अंदर ये पोस्टुलेट्स एप्लीकेबल होते हैं। तो हमारे पास जो एक्सियम्स हैं वो टोटल हैं 7 और जो पोस्टुलेट्स हैं वो टोटल हैं 5। तो इन 7 एक्सियम को एज इट इज़ आपको लर्न भी करना होगा और आपको ये अच्छे से अंडरस्टैंड करना होगा कि कैसे ये एप्लीकेबल होंगे। बहुत ईजी हैं, लर्न भी हो जाएंगे आपको। ऐसे ही 5 पोस्टुलेट्स हैं। तो 7 एक्सियम्स हैं, पहले मैं आपको वो बताती हूँ क्या है हमारे पास। हाँ जी, जो 7 एक्सियम्स हैं, फर्स्ट एक्सियम हमारा है थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। इसका मतलब क्या है? थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग। सपोज़ हमारे पास कोई भी ए है जो बी के इक्वल है, ठीक है। ऐसे ही सी है, वो भी किसके इक्वल है? बी के इक्वल है। तो क्या कह रहा है ये? ए और सी भी क्या होंगे? इक्वल। देन ए इक्वल टू सी। इफ़ things are equal to same thing means A is equal to B and C is equal to B, B is same thing, are equal to one another। one another means वो एक दूसरे के साथ भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। अब A इक्वल टू B है, C इक्वल टू B है, देन A इज़ इक्वल टू C। सेकेंड एक्सियम क्या है हमारा? इफ़ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, इफ़ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। हम कोई भी नंबर लेके इसको प्रूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने 2 ले लिया, 2 इज़ इक्वल टू 2। इफ़ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, तो मैंने 2 इक्वल नंबर ले लिए, 2 एंड 2, ठीक है। और इनके अंदर हमने जो ऐड करना है वो भी इक्वल नंबर। सपोज मैंने दोनों साइड 1 ऐड कर दिया, इक्वल नंबर ऐड करना है, तो जो आंसर आएगा वो क्या होगा? 3 इक्वल टू 3। इट मीन्स जो होल पार्ट है वो भी क्या होगा इसका? इक्वल। द होल्स आर इक्वल। ओके। ऐसे ही हमारे पास जो थर्ड एक्सियम है, इफ़ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल। सपोज ऐसे ही हम फिर से एक नंबर ले लेते हैं, 2 इक्वल टू 2, और पहले हमने 1 ऐड किया था, अब हम क्या करते हैं? 1 माइनस कर देते हैं। 2 - 1 2 - 1। इफ़ इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड
from equals, then the remainder, what is the remainder? 1, equal to 1, then remainders are equal. So these are 3 axioms. Fourth axiom is things which coincide with one another are equal to one another. इसका मतलब क्या है? सपोज हमारे पास 2 सर्कल हैं जिनका रेडियस क्या है? सेम, r1 एंड r2 एंड बोथ रेडियस आर इक्वल. इट मीन्स अगर रेडियस इक्वल है तो ये सर्कल भी इक्वल है. सर्कल के ऊपर सपोज ये एक क्वाइन है, अगर हम सेम साइज़ का एक क्वाइन इसके ऊपर रख देते हैं तो वो क्या हो जाता है? क्वाइंसाइड. और अगर ये क्वाइंसाइड करते हैं, एक सेम रेडियस के अगर सर्कल हैं तो वो आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे. तो ये हमारे पास था क्वाइंसाइड. थिंग्स विच क्वाइंसाइड विद वन अनदर. सपोज हमने एक मार्कर लिया, इसके ऊपर ये मार्कर है, इसके ऊपर हम मार्कर के ऊपर एक मार्कर रख देते हैं. सपोज हमने इसके ऊपर एक मार्कर रखा, तो अभी सपोज ये एक मार्कर है, लाइन सेगमेंट है, ये दूसरी लाइन सेगमेंट है. अब ये दोनों क्या हैं? क्वाइंसाइड कर रही हैं और दोनों क्या हैं? इक्वल. सपोज ये मार्कर है, इससे बड़ा होता थोड़ा, तो ये क्वाइंसाइड ना करता, ना ही ये इक्वल होते. तो अगर ये क्वाइंसाइड करेंगे, सेम साइज़ के हैं, तो इक्वल होंगे ही होंगे. तो फिफ्थ है जो हमारा इसका एक्सियम है वो है द होल इज़ ग्रेटर दैन द पार्ट. इसका मतलब क्या है? द होल इज़ ग्रेटर दैन पार्ट. एक छोटी सी एग्जांपल हम ले सकते हैं. आपका जो स्कूल है और आप 9th क्लास में पढ़ते हैं, जो 9th क्लास है वो एक स्कूल का पार्ट है. तो स्कूल इज़ होल पार्ट एंड क्लास is part of school. So obviously school is greater than your class. It means the whole is greater than the part. Suppose आप 100 ml पानी लेते हैं तो उसमें से आप 10 ml का ग्लास फिल कर लेते हैं, तो क्या होगा? जो 10 ml का ग्लास है वो तो कम पानी रहेगा और उधर 90 ml रह गया. तो जो होल है वो हमेशा पार्ट से क्या रहता है? ग्रेटर है. आप कोई भी एग्जाम्पल इसके लिए ले सकते हो. 6th पार्ट है आपका थिंग्स विच आर डबल ऑफ सेम थिंग्स. सपोज हमने 2 थिंग्स ले ली, y एंड z. डबल ऑफ सेम थिंग का मतलब क्या है? डबल ऑफ x, डबल ऑफ x. x कोई भी थिंग है उसका डबल 2x हो जाएगा. सेम थिंग लेना है तो इधर डबल ऑफ x लिया तो ये भी क्या होगा? डबल ऑफ x. आर इक्वल टू वन अनदर. थिंग्स विच आर डबल ऑफ सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर. इसका मतलब y किसके इक्वल होगा? z के. अगर कोई भी 2 हमारे पास नंबर हैं किसी भी डबल के इक्वल हैं तो वो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे. 7th लास्ट एक्सियम इज़ थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर. जैसे हमने डबल किया था सिमिलरली वैसे हम उसका हाफ कर देंगे x का. सपोज हमारे पास y और z 2 थिंग्स हैं जो हाफ हैं x का. हाफ ऑफ x, हाफ ऑफ x. इट मीन्स y और z भी क्या होंगे? अगर किसी भी चीज़ का ये हाफ हो जाता है और ये भी, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाती हैं? इक्वल. y इक्वल टू z. इसमें हम एक एग्ज़ाम्पल भी ले सकते हैं. जो हाफ़ में लेंगे वैसे ही हम डबल में भी ले सकते हैं. अगर आपको एग्ज़ाम्पल से और भी इजीली क्लियर हो जाएगा ये कैसे इक्वल होते हैं. x का हाफ़, हम x कोई भी नंबर ले लेते हैं जिसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, वो क्या है? y है. तो x सपोज हमने 4 ले लिया, तो 4/2 इसका अगर हाफ़ करते हैं तो वो क्या होगा? 2. y क्या आ गया हमारे पास? 2. सिमिलरली जो x/2 है वो क्या है? 2. तो z भी क्या आ जाएगा? 2. दोनों अब क्या आए हैं? इक्वल. तो ये मैथमेटिक्स आप नंबर लेके भी इसको प्रूव कर सकते हो. तो ये आपके 7 एक्सियम्स हैं. आपको ऐसे ही अकॉर्डिंग टू नंबर आपको याद करने होंगे. सपोज आप 5th एक्सियम लिख रहे हो तो 5th ही होना चाहिए. ऐसे नहीं कि 5th की प्लेस पे 7th लिख दो या 7th की प्लेस पे 3rd लिख दो. आपको अकॉर्डिंग टू नंबर दी 7 एक्सियम्स यू हैव टू लर्न ऑल्सो. नाउ वी विल डू पोस्टुलेट्स दैट आर टोटल 5. हाँ जी, पोस्टुलेट्स जो कि टोटल 5 होते हैं. अभी मैंने आपको बताया था कि ये सिर्फ ज्योमेट्री के अंदर ही एप्लीकेबल होते हैं. तो फर्स्ट जो पोस्टुलेट है वो है ए स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट. अब आपको 2 पॉइंट दे दिए, आप किसी भी पोजीशन में इन पॉइंट्स को ले लो. यहाँ ले लो, इसके सामने ले लो, ऊपर ले लो, ठीक है. सपोज A एंड B आर एनी 2 पॉइंट्स.
तो जब हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे कहीं भी किसी भी पोजीशन में, तो वो कौन सी लाइन बनेगी हमारे पास? स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। इफ़ टू पॉइंट्स आर गिवन टू यू देन अ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन। सेकेंड पोस्टुलेट इज अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनेटली। टर्मिनेटेड लाइन, हम कोई भी एक लाइन ले लेते हैं ए बी, टर्मिनेटेड है, नॉन टर्मिनेटिंग तो दी नहीं है, टर्मिनेटेड इट मीन स्टॉप है इसका कहीं ना कहीं। तो ये कह रहे हैं कि कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली, तो इसको हम लेफ़्ट साइड पे भी प्रोड्यूस कर सकते हैं इनफाइनाइटली, कहीं भी हम इसको यहाँ लेके जा सकते हैं, और ऐसे ही राइट साइड पे भी इसको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो अगर आपको फिक्स्ड पॉइंट नहीं दिए गए, सिर्फ एक लाइन दी गई है, तो आप उसको दोनों साइड प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर आपको फिक्स्ड पॉइंट दिए गए हैं तो आप उसे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हो। थर्ड पोस्टुलेट इज अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। ये तो आप पहले ड्रॉ करते ही आए हो कि सर्कल हम कोई भी रेडियस हमें दिया हो, सपोज हमें 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, तो आप यहाँ भी कंपास रख के इसको ड्रॉ करते हो, वो क्या बन जाता है इसका सेंटर, और रेडियस आप कुछ भी ले सकते हो। ए सर्कल कैन बी ड्रॉन, अगर आपके पास रेडियस है तो आप उस सर्कल का सेंटर, आपको पता ही होता है कि यहाँ आप कंपास रख देते हो और उसको ड्रॉ करते हो, दैट इज़ सेंटर। सेंटर तो मिल ही जाता है, फर्स्टली आपके पास क्या होना चाहिए? रेडियस। इफ़ रेडियस एंड सेंटर यू हैव, यू कैन ड्रॉ आ सर्कल। फोर्थ पोस्टुलेट इज ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। वेरी सिंपल, राइट एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री। अब स्क्वायर के अंदर सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं, तो सारे एंगल आपस में क्या होंगे? एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। लास्ट फिफ्थ पोस्टुलेट इज इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन्स makes the interior angle on the same side of it taken together less than two right angles, then the two straight lines, if produced indefinitely, meet on that side on which the sum of angles is less than two right angles. So this fifth postulate is most important, and understand it carefully. So I am telling you with example. Suppose, अब आप ये देखो कि इसका मीनिंग क्या है। इफ़ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइंस, जो स्ट्रेट लाइन है, फॉलिंग का मतलब वो एक ट्रांसवर्सल है, ऐसी दो स्ट्रेट लाइंस के ऊपर इसको फॉल किया जाएगा, जो क्या है? मेक्स द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल्स। सपोज़ मैंने एक ये बना ली है और एक ये बना ली है, और ये हमारे पास जो हमारे पास है स्ट्रेट लाइन, ये ले ली है मैंने। तो इसका कहने का मतलब क्या है? जो इंटीरियर एंगल हैं ये वाले, आपने बिल्कुल पैरेलल लाइन नहीं लेनी। पैरेलल लाइन के अंदर क्या होगा कि इंटीरियर एंगल्स का प्लस क्या हो जाता है? 180। बट हमने क्या लेना? लेस देन टू राइट एंगल। तो हमने एक ये लाइन ड्रॉ की, ये देखो ये एंगल 1 है, ये 90 से छोटा एंगल बन रहा है। ऐसे ही एंगल 2 है, ये भी क्या है? 90 से छोटा बन रहा है। अब एंगल 1 एंड एंगल 2 आर लेस देन 90, ठीक है। अगर ये स्ट्रेट लाइन है, ये हमारे पास ए बी दो लाइन है, सी डी, और इसको हम एम एन ये नाम ले सकते हैं, ए बी एंड सी डी, एम एन इज़ फॉलिंग ऑन इट। Then angle 1 is less than 90 and 2 is less than 90. It means 1 plus 2, ये भी क्या होगा? Less than 180. अब दोनों एंगल जब हैं मतलब 180 के इक्वल तो नहीं होंगे ना, क्योंकि ये दोनों अगर 90 के होते तो को इंटीरियर बन जाते, तो इनका प्लस क्या हो जाता? 180 के इक्वल हो जाता। बट अब हमारे पास क्या है? ऐसी दो लाइंस लेनी है जिसमें दोनों एंगल क्या होने चाहिए? लेस देन 90 होने चाहिए। तो उसका मतलब क्या है? देन द टू स्ट्रेट लाइंस इफ़ प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली मीट ऑन दैट साइड विच द सम ऑफ एंगल्स इज लेस देन टू राइट एंगल्स। अब आप इधर देखोगे, ये एंगल अगर ये लेस देन 90 है तो इधर ग्रेटर देन 90 आएगा। ऑब्वियसली लीनियर पेयर से जब हम फाइंड करेंगे, इधर एक्यूट एंगल है तो इधर ऑब्ट्यूस आएगा। इधर भी 2 एंगल लेस देन 90 है तो इधर 3 और 4 क्या आएंगे?
ग्रेटर दैन 180 इसका जो सम बन जाएगा। अब ये क्या कह रहे हैं, ये जो लाइंस हैं अगर हम इसको यहाँ ऐसे प्रोड्यूस कर दें और इसको आगे प्रोड्यूस कर दें, तो अगर इधर से प्रोड्यूस कर दें और इधर से प्रोड्यूस कर दें, तो ये कौन सी साइड मिलेंगी, यहाँ पे दोनों का सम क्या होता है, लेस देन 180। यहाँ दोनों एंगल्स का सम, इंटीरियर एंगल्स का सम लेस देन 180 होगा। वहाँ ये दोनों लाइंस आगे जाके कहीं ना कहीं मीट कर जाएंगी जब हम इनको आगे प्रोड्यूस करते जाएंगे। अगर एंगल 90 से बड़े हैं और 180 से उनका सम प्लस आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, तो वो लाइंस आपस में कभी भी मीट नहीं करेंगी। सपोज इधर बी वाली साइड और डी वाली साइड ये मीट नहीं करेंगी। अगर हम इसको इधर प्रोड्यूस करते हैं या इधर प्रोड्यूस करते हैं, ये कहीं ना कहीं इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमें मिल जाएगा। तो ध्यान से फिर से मैं बता रही हूँ आपको, जो लाइंस लेनी है आपने, जो उनके इंटीरियर एंगल होंगे ट्रांसवर्सल के साथ, वो क्या होने चाहिए, लेस देन 90 होने चाहिए, और दोनों का प्लस है वो लेस देन 180 होगा। तो उस साइड वो दोनों लाइंस हैं मीट करेंगी। अगर ग्रेटर देन 180 आता है या ग्रेटर देन ये एंगल 90 के हैं और सम दोनों का ग्रेटर देन 180 आएगा ऑब्वियसली, तो इस साइड ये कभी भी लाइंस मीट नहीं करेंगी। तो यही यहाँ पे वर्ड यूज़ किया है, मीट ऑन दैट साइड ऑन विच द सम ऑफ एंगल्स इज़ लेस देन 2 राइट एंगल्स। उस साइड को मीट करेंगी यहाँ पे एंगल्स का जो सम है लेस देन 2 राइट एंगल, मीन्स 2 राइट एंगल 180 के हो गए, तो लेस देन 180 होगा। सो दिस इज़ योर 5th postulate. Axioms and postulates, you have to learn also, understand it carefully. In this video I will teach only axioms and postulates. Thanks for watching this. Please subscribe my channel, share and like also. Thank you.